हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में पुनरावर्तन भाग का वीडियो तीसरा देख रहे हैं, पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 7वीं के गणित का सूत्र, प्रमेय, परिभाषाओं का पुनरावर्तन कर रहे हैं, जो हमारे लिए कक्षा 8वीं के गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में हमने 14 तक पॉइंट देख लिए थे, पार्ट 2 में हमने 20 तक पॉइंट देख लिए थे, पार्ट 3 हम 21वें से शुरू कर रहे हैं। 21वें में क्या बताया गया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अर्थात साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट और समय नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। तो पी आर गुणे एन उनका संकेत ले लिया बटे 100, और एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का हो गया, तो संकेत में सूत्र बन गया एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। और उसके बाद 22वां है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 23वां है वृत्त का चाप। ये जो 23वां वाला भाग है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीधे आपको कक्षा 10वीं में उपयोग में आएगा, और वहाँ भी वो संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, क्योंकि 7वीं में इसका सबसे अधिक वर्णन दे दिया गया, समझा दिया गया है। तो इसलिए ये आप लोगों को नोट संभाल के रखना है, और 10वीं में जब पहुँचेंगे तो आपको ये वीडियो ध्यान से पुनः देखना है, जिसमें चाप के बारे में जानकारी दी गई है। चाप क्या होता है वह समझाया गया है डिटेल में। तो चलो देखते हैं वृत्त का चाप क्या होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। तो वृत्त में जीवा, छेदन रेखा या व्यास खींच देने से वृत्त के 2 भाग बन जाते हैं। प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। चाप वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। तो अब ये कहाँ पर है, हम ये डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम एक वृत्त बना है, ओ केंद्र वाला वृत्त है। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि या तो आप जीवा खींचें, या आप छेदन रेखा खींचें, या व्यास खींचें। तो मैंने यहाँ इस आकृति में जीवा खींची हूँ। तो जीवा खींच देने से वृत्त के 2 भाग बन जाते हैं। एक भाग यहाँ ए से शुरू होकर, देखो मैं जा रही हूँ तो परिधि पर जा रही हूँ, अंदर नहीं जाना है न बाहर जाना है। वृत्त का जो ये परिधि वाला लाइन है उस पर जाना है, वहीं पर चाप होता है। तो ए वाई से शुरू होकर बी तक पहुँचोगे तो एक भाग हो गया, और ए एक्स बी, जिसको मैंने हल्का छायांकित भी की हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा भाग है। तो ये प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये चाप के अब 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला लघु चाप, जिसको माइनर आर्क कहते हैं, जिस चाप का माप 180 अंश से कम हो या जिसके ओर केंद्र स्थित न हो उसे लघु चाप कहते हैं। तो डायग्राम में देखो, ये जो चाप है इसका माप हम निकालेंगे तो 180 अंश से कम आएगा, और साथ में इस ओर केंद्र स्थित नहीं है, केंद्र उस दूसरी तरफ स्थित है। ये इतना ही भाग होने के कारण इस ओर केंद्र नहीं है। तो ऐसे परिभाषा हम बनाकर कह सकते हैं कि ये जो भाग चाप भाग ए एक्स भी दिखाई दे रहा है, वह लघु चाप है। दूसरा देखने जा रहे हैं दीर्घ चाप, जिसको मेजर आर्क कहते हैं। जिस चाप का माप 180 अंश से अधिक हो या जिस ओर केंद्र स्थित हो उसे दीर्घ चाप कहते हैं। यहाँ पर हम आकृति में देख रहे हैं कि भाग ए वाई बी का माप जो है वो 180 अंश से अधिक दिख रहा है, और साथ में इसी ओर भाग ए वाई बी के अंदर इस ओर केंद्र स्थित है। इसलिए भाग ए वाई बी हमारा दीर्घ चाप ए वाई बी कहलाता है। तो दी गई आकृति में अगर कोई पूछा जाए कि कौन सा लघु चाप है कौन सा दीर्घ चाप है, तो हम इस आकृति में कहेंगे चाप ए एक्स बी लघु चाप है तथा चाप ए वाई बी दीर्घ चाप है। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो 10वीं से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर फेयर नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बनाकर लिख लीजिए। अब हम अगला भाग इसी से संबंधित आगे चलते हैं। तो वह भाग है अर्धवृत्त। 24वें पॉइंट पर देख रहे हैं अर्धवृत्त। जैसा कि हमने जीवा खींचने से वृत्त के 2 भाग बने थे, अब उसी वृत्त में हम व्यास खींचेंगे। तो वृत्त में व्यास खींच देने से वृत्त
के दो समान भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक समभाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ वृत्त का डायग्राम है, वो केंद्र है और केंद्र से जाती हुई जीवा हमने खींची तो वो व्यास है। तो व्यास के कारण वृत्त दो समान भाग, एक नीचे भाग है और एक ऊपर भाग है, और दोनों भी समान भाग दिख रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो इस सम भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर नाम दिया है चाप पी एम क्यू। हम जब भी चाप बोले तो वृत्त पर जाना है। चाप पी एम क्यू और चाप पी एन क्यू क्या है? अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा भाग है। अर्धवृत्त भी चाप ही कहलाता है एक प्रकार का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। वृत्त हम देख रहे हैं, केंद्र यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ जो कोण बना है उस कोण का शीर्ष बिंदु जो है वो बिंदु ओ है, वो मतलब वृत्त का केंद्र है। इसलिए यह कोण ए ओ बी केंद्रीय कोण है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट भाग है क्योंकि इसी की सहायता से लघु चाप का माप ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आकृति में ए एक्स बी चाप ए एक्स बी दिखाई दे रहा है लघु चाप, इस चाप का माप केंद्रीय कोण ए ओ बी के माप के बराबर होता है। तो इससे हमें यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त हो गया कि लघु चाप ए एक्स बी बराबर है केंद्रीय कोण का माप का बराबर। तो अब इसी के आधार पर चाप का माप, मेजर ऑफ आर्क लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 पॉइंट है जो 10वीं तक इम्पॉर्टेंट है, सवालों में उपयोग किए जाते हैं। लघु चाप का माप बराबर होता है संगत केंद्रीय कोण का माप। दीर्घ चाप का माप बराबर होता है 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। तीसरा, अर्धवृत्त का माप बराबर होता है 180 अंश, और चौथा है पूर्ण वृत्त का माप बराबर होता है 360 अंश। तो ये जो पूर्ण वृत्त है उसका माप 360 अंश है। ये आधा वृत्त अर्धवृत्त जो है वो 180 अंश है। और दीर्घ चाप का माप सूत्र याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल में उपयोगी होते हैं। अर्धवृत्त और पूर्ण वृत्त का भी याद रखना है। तो बच्चों इसको ज़रूर एक बार रिवाइज करना, याद करना और फेयर बुक में अच्छे से लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें 27वां है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय। आप 7वीं में पढ़े हो। वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गणितज्ञ ने एक सूत्र लगाया। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो आधार होता है उसी पर लंब डाला होता है तो उसे ऊंचाई कहते हैं, वो आधार होता है। तो सूत्र बना कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जो हर जगह इसका उपयोग होता है, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और आगे की क्लास में भी। जब कॉलेज में मैथ्स लेके पढ़ोगे तो पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग अधिकतर सवालों में होता है। अब इसी पाइथागोरस से संबंधित 3 संख्याओं का समूह लिया जाता है और उसको कहा जाता है पाइथागोरस का त्रिक। तो कब 3 संख्याओं के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, उसका एक नियम, महत्वपूर्ण नियम यहाँ दिया गया है जो पुनः 10वीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों याद रखो, अगर कक्षा 8वीं का ही हम गणित सिर्फ पढ़ते और कक्षा 7वीं भूल जाते तो कक्षा 7वीं के जितने भी मुद्दे हैं अधिकतर आपको पुनः लौट कर 10वीं में मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप 7वीं का रिवीजन 8वीं में कर लेते हो तो उससे आपको अधिकतर वो दिमाग पर दबाव पड़ने से वो चीज़ अधिक दिनों तक याद रहता है। तो क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तथा इन तीनों संख्याओं को पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। तो जैसे 3 संख्या यहाँ दी गई उदाहरण में, तो कब ये 3 संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगी, तो इसमें ये नियम दिया कि तीनों संख्याओं में बड़ी भुजा ढूंढो। तो बड़ी भुजा यहाँ 25 है, उसका वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा 7 और ये 24 है कि वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और ये जो तीनों जो संख्याएं हैं वो पाइथागोरस का त्रिक कहलाएंगी। तो बिना डायग्राम बनाए हमें ये सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम बड़ी भुजा यहाँ लिखेंगे। बड़ी भुजा
ये लिखने का तरीका जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से ये लिख कर समझ लेना, क्योंकि ये 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बड़ी भुजा का वर्ग हो गया 25 हो गया, 25 का वर्ग हो गया 625, इसको नंबर 1 डाल दो। फिर हम अन्य दो छोटी भुजा, तो यहाँ वाक्य लिखना होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये जो वाक्य लिख रहे हैं ना, ये नियम का ही वाक्य है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब अन्य दो छोटी भुजाओं क्या है, बराबर करके यहाँ लिखना है 7 का वर्ग, वर्गों का योगफल बोला है, धन 24 का वर्ग, तो बराबर हो गया 49 धन 24 का वर्ग 576 होता है, तो बराबर हो गया 625। इसको नंबर 2 डाल दो। तो 1 और 2 से क्या मिला, 1 और 2 से हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से किसका वर्ग बराबर हो गया, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर है 25 का वर्ग, इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। कौन पाइथागोरस त्रिक है, 7, 24 और 25। तो इस तरह से हमने यह एक 10वीं का सवाल हल किया है। 10वीं में पाठ 2 में इसी तरह के सवाल आएंगे शुरुआत में, तो आप लोगों को ये तरीका बता दिया गया है, इसे भूलना नहीं है। अभी अपने 8वीं के 200 पेज के फेयर नोटबुक में इसे ज़रूर नोट कर लेना है। अब इसे प्रैक्टिस के लिए आपको और यहाँ पर 6 सवाल दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए, इसी तरीके से आपको करना है। बताओ कि क्या 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है, क्या 4, 5, 6 पाइथागोरस त्रिक है, क्या 9, 40, 41 पाइथागोरस त्रिक है, क्या 2, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है, क्या 2, 6, 7 पाइथागोरस त्रिक है, क्या 4, 7, 8 पाइथागोरस त्रिक है। तो इसी विधि से आपको पहले हल करना है, आप बिना हल किए नहीं बता सकते हो। हल करके फेयर बुक में इस तरह से लिख लो, और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है कि पहला पाइथागोरस त्रिक है, दूसरा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तीसरा पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं, तीसरा है, चौथा नहीं, पांचवा है, छठवां नहीं, ऐसा हल करके बताना है। मुझे भी उत्तर पता नहीं है, आप लोगों को ये हल करना होगा और बताना होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अच्छे से फेयर बुक में लिखना है, क्योंकि इसमें हमने पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग किया है, और जो 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हम लास्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पर भी जो सूत्र आ रहे हैं वो हमारे कक्षा 8वीं के लिए इम्पॉर्टेंट है, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 29वां हम प्रश्न देख रहे हैं, औसत, औसत निकालना है। तो कोई भी संख्या दी गई होगी तो उसे हम प्राप्तांक कहते हैं, जानकारी जो हमें दी जाती है उसको प्राप्तांक कहते हैं। तो दी गई जानकारी के सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या, ये बन जाती है औसत। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, औसत का उपयोग होता है विज्ञान में, मेडिकल फील्ड में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, सोशल स्टडीज़ में, जो भी औसत निकालने के कार्य में इसका उपयोग सूत्र का होता है। अभी ये सूत्र आप लोगों ने याद कर लिया है, साथ ही में इसका बहुत अच्छे से उपयोग भी कर लिया है। तो अभी आपको एक सवाल दिया जा रहा है, बहुत आसान है। आप अपने परिवार में सभी व्यक्ति के ऊंचाइयों का औसत निकालिए। ऊंचाइयों का औसत निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, आपके घर में मम्मी है, पापा हैं, आप हैं, भाई हैं, बहन है, उनका ऊंचाई आप बड़ी स्केल की सहायता से सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, और उसके बाद सबका नाम, पेज पर अपना नाम लिख लीजिए, जो भी मम्मी पापा भाई बहन, और अपना लिखकर उनका ऊंचाई लिख लीजिए। ऊंचाई लिखने के बाद औसत का सूत्र लिखिए, ये औसत का सूत्र है, और उसमें दी गई जानकारी के सभी प्राप्तांकों का योगफल, मतलब मम्मी का ऊंचाई धन पापा की ऊंचाई धन भाई की ऊंचाई धन बहन की ऊंचाई धन अपना ऊंचाई हो गया, बटे
जो सेंटीमीटर में आया है, बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या यानी कितने सदस्य हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तुम हो तो 5 सदस्य, 6 सदस्य है, वो सदस्यों की संख्या लिखना है और भाग देना है। भाग देकर जो आएगा वह ऊंचाई कहलाएगा कि तुम्हारे घर में रहने वाले सभी सदस्यों की ऊंचाई का औसत होगा। तो ये आप लोगों को अपने घर में ये सवाल करके मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 8वीं में सारणी बनाने के लिए आएगा, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या बारंबारता सारणी। तो बारंबारता क्या होता है? संख्यात्मक जानकारी में आंकड़ों का बार बार आना उसकी बारंबारता कहलाता है। यानी जो भी संख्यात्मक जानकारी है उसमें प्रत्येक संख्या को हम आंकड़ा कहते हैं, और आंकड़ा अगर बार बार आता है तो उसे हम बारंबारता कहते हैं। और उसी आंकड़ा किसे कहेंगे या डेटा किसे कहेंगे? संख्यात्मक जानकारी में स्थित प्रत्येक संख्या को आंकड़ा कहते हैं। और गणन चिन्ह क्या होता है? बारंबारता को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है, दर्शाने वाले चिन्ह को गणन चिन्ह कहते हैं। इन्हीं 3 चीज़ों का बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि गणन चिन्ह, आंकड़ा और बारंबारता का उपयोग करके बारंबारता सारणी तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर आपने अच्छे से 7वीं कक्षा में बारंबारता सारणी तैयार किया है और आपको पता है कि आंकड़े, गणन चिन्ह और बारंबारता, आंकड़े पहले आंकड़े फिर गणन चिन्ह फिर बारंबारता का उपयोग करके सारणी तैयार किया जाता है। तो मैं सवाल वो दे रही हूँ जो आपको बनाना है। आप घर में अभी छुट्टियों में खेल खेले होंगे, सांप सीढ़ी खेले होंगे, उसमें डाइस होता है। तो उस डाइस को लेना है जिसको पासा कहते हैं, पासा को लेना है और 40 बार उसको उछालना है। तो हर बार जब उछालोगे तो जो संख्या आएगी वो नोट करना है। जैसे पहली बार 3, दूसरी बार 4 आया, तीसरी बार 1 आया, 5वीं बार 6 आया, ऐसे 40 बार कॉमा लगाते हुए वो संख्या लिख लेना है। क्या करना है? पासा को उलाटते जाना है, उछालते जाना है और 40 बार उछाल के जो संख्याएं आ रही हैं 3, 4, 5, 6, 1, 2 वो सब लिख लेना है। उसके बाद तुम्हें बारंबारता सारणी तैयार करना है। बारंबारता सारणी तो आपने 7वीं में बनाया है। एक टेबल होता है जिसमें पहला होता है आंकड़ा। तो आंकड़ा यहाँ हमारा क्या है? पासा उछालने पर आने वाली जो संख्या है वो संख्या कितनी बार आई है वो गणन चिन्ह में लाइन द्वारा दर्शाओगे। लाइन दर्शाना बताया गया है 7वीं कक्षा में। उसके बाद बारंबारता एफ उन गणन चिन्हों को गिनकर ही लिखोगे। तो इस तरह से आपका एक बारंबारता सारणी तैयार हो जाएगा। आपने ये कक्षा 7वीं में बहुत अच्छे से किया और यही चीज़ हमें अभी कक्षा 8वीं में भी मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सहायता से हमारा यह कक्षा 8वीं का पुनरावर्तन का भाग पूरा हुआ। और इस पुनरावर्तन भाग को रोज अपना सूत्र 5-5 का समूह बनाकर याद करना है और मेरे पास भेजते रहना है, ताकि आपका कक्षा 8वीं का गणित आसान हो जाए। अच्छे से लिख लीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू।